आपको लगता है कि आने वाले समय में ये फिलिस्तीन की जो मूवमेंट है वो इस्लामिक राष्ट्रों को एकजुट करने में एक बड़ी भूमिका रहेगी, या इसके पीछे आप कुछ और इंटरेस्ट को देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इजराइल का संघर्ष है वो रसिया पर एक तरह का प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है? तो ये दो सवाल है कि ग्लोबल मार्केट में जो इस्लामिक कंट्री का जो योगदान है और साउथ एशिया में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में जिस तरह का ग्लोबल मार्केट में इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक लोग हैं, क्या उन पर इस युद्ध का कुछ असर होगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस युद्ध से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को कोई फायदा नहीं होगा, तो बहुत साफ करो। ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी बनाम इंपीरियलिज्म और नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई है। सही बात। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिलिस्तीन की मुक्ति का प्रश्न, आप ये जान लीजिए कि गाजा अकेला इलाका था जहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी हमास की। सही बात। फिलिस्तीन अकेला मिडिल ईस्ट में अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां के इलेक्शन हुए बाकायदा डेमोक्रेटिकली। फिलिस्तीन की वापसी का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी की वापसी। यह उसका पहला डायरेक्ट इंपैक्ट है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के जो तमाम किस्म के राजवंश है और डिक्टेटर है उनकी चूल्हे हिली हुई हैं। फिलिस्तीन की जनता लड़ नहीं रही है, मर रही है, मारी जा रही है। वो संघर्ष कर रही है, और वो किसके लिए संघर्ष कर रही है? अपने लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रही है, और मिडिल ईस्ट के लिए खास तौर पर संघर्ष कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी उठाई, वो उसके बारे में कहना चाहता हूं। भारत अपनी विदेश नीति की पहलकदमी खो चुका है। सबसे अच्छा यह होता कि नरेंद्र मोदी पहले ही दिन, जिस दिन बमबारी हुई थी इजराइल पर, पहले ही दिन सब कुछ छोड़ के जाके इजराइल के प्रधानमंत्री को रोकते कि तुम हमला नहीं करोगे, और तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। अगर वो इतना कहने का साहस रखते तो आप तय मानिए परिदृश्य थोड़ा सा दूसरा होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी की, उन्होंने ट्वीट कर दिया। और राजनीति में एक छोटी सी गलती, जानते हो, बहुत बड़ी गलती होती है। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की जो सबसे बड़ी गलती की है वो यह की है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के पक्ष में ट्वीट किया है। अब वो चाहे जितने ट्रक सप्लाई भेजे, वो अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। सही बात हो रहा है, सही बात हो। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में नहीं आई, भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है, वो शुरू हो चुका है। गुड़गांव में, कानपुर में, सूरत में जो सप्लाई लाइन थी, वो सप्लाई लाइन बाधित पड़ी है। हमारे यहां फूड सप्लाई थी, हमारे यहां की गारमेंट्स की सप्लाई थी, हमारे यहां हस्तशिल्प की सप्लाई थी, हमारे यहां से हीरे जवाहरात के कटाई छटाई की सप्लाई थी। और तो और शिपिंग की कॉस्ट, जो अखबारों में रिपोर्ट आई है कि अगर ये युद्ध आगे चलता है और ये बाधित रहती हैं चीजें, तो तेल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, इंफोसिस से लेके और दुनिया भर की अदानी, अंबानी, सबकी जो बड़ी कंपनियां हैं, वे सारी की सारी कंपनियां नीचे आ जाएंगी। और थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नरेंद्र मोदी के सपने को इस इजराइल के हमले ने ध्वस्त कर दिया है। नरेंद्र मोदी के दो सपने थे। पहला सपना था 5G का। इसका इंपैक्ट ये होगा कि अब जो वहां से जो यानी अधिकतर जो सामान है 5G के लिए, जो साइबर से रिलेटेड या हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसमें 67% से ऊपर सामान है जो वहां से आना है। तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, और वो कॉस्ट छोटी मोटी नहीं बढ़ी है, तो 5G का सपना भूल जाए। और दूसरी एक चीज, वो जो यूरोप और इंडिया को लेकर जो कॉरिडोर बनाने वाली बात थी, मैं 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, वो कॉरिडोर अब भविष्य का सपना हो गई, अब साकार नहीं होगी। कई बार होता ही है कि प्रधानमंत्री को यह चीज सोचनी चाहिए। मेरे अनुरोध है, ये अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आम जनता से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगें।
क्योंकि कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का निश्चित नुकसान अभी होने वाला है। जी जी, आखिर में बहुत बहुत रणदीप धन्यवाद, बहुत बहुत